हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं FT7 जूलॉजी सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 151 को डिस्कस करेंगे। क्या कहता है? द सेफेस्ट एंड लिस्ट कम्बरसम सेलेक्टेबल मार्कर वुड बी, है ना। क्या कहता है? द सेफेस्ट एंड लिस्ट कम्बरसम। सबसे पहले तो इसका मीनिंग आप समझना कि जो कम्बरसम का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। कम्बरसम का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। अब कहता है द सेफेस्ट एंड लिस्ट कम्बरसम सेलेक्टेबल मार्कर वुड बी। जैसे आप समझने की थोड़ा कोशिश करो कि हमें अपने डिज़ायर जीन को किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो हम अपने डिज़ायर जीन को हमने क्या किया कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो डिज़ायर जीन है हमने वेक्टर के साथ लाइगेट किया। तो जब वेक्टर के साथ आप अपने डिज़ायर जीन को लाइगेट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि लाइगेट हो गया तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा, और हो सकता है सेल्फ इंसर्शन का केस हो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, है ना। अब आप इस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, जिसे हम होस्ट सेल कह रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। तो जब आप इस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि कोई भी डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। दूसरा जो केस बना है इसमें आप देख सकते हो कि जो डीएनए आया है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, लेकिन आया तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसलिए इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जो तीसरा केस आप देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए तो आया है, तो डीएनए आया है तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और कौन सा डीएनए आया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो हमारे पास 1, 2 और 3 केसेस बने हैं होस्ट सेल के, है ना। अब आप मुझे बताओ इन तीनों केस में हमारा काम का कौन है, यूजफुल कौन है हमारा होस्ट सेल? तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट जो होस्ट सेल जो दिख रहा है ये हमारे लिए यूजफुल है। तो बात आती है कि भाई जब आप डिस्क पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, पेट्री प्लेट पे जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेगा तो नहीं ना बाहर से कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हमें सेलेक्ट करना होगा। अब सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाय 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और 1 लैक-जेड जीन, है ना। ध्यान रखना हम सिलेक्शन किस मेथड से करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग आपको वेक्टर जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ही आपको करना होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जब आप लोगे तो मुझे बताओ एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में सिर्फ आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, और अगले स्टेप में आपको पता चलेगा कि कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, आप कह सकते हैं कि ये कम्बरसम प्रोसेस है, आप कह सकते हैं लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब आप सिलेक्शन के लिए 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और 1 लैक-जेड जीन लेंगे एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, तो ये जो आपको सिलेक्शन का प्रोसीडर है ये सिंगल स्टेप सिलेक्शन है। इसे आप ब्लू एंड वाइट सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है आप कह सकते हैं लिस्ट कम्बरसम प्रोसेस है ना। तो यही आपसे पूछा है कि द सेफेस्ट एंड लिस्ट कम्बरसम सेलेक्टेबल मार्कर वुड बी, तो मुझे बताइए हमारा आंसर कौन होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, या आप कह सकते हैं लैक-जेड जीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 152। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंबर ऑफ एनिलिडा, ठीक है, और आपसे पूछा है नॉट ट्रू, है ना। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। देखिए जब आप एनिलिडा का बॉडी वॉल का स्टडी करते हैं तो उसमें आपको 3 लेयर मिलता है। पहला जो लेयर मिलता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको मिलता है क्यूटिकल, उसके जस्ट नीचे आपको मिलता है एपिडर्मिस, और उसके जस्ट नीचे आपको मिलता है मसल्स,
क्लियर है यहाँ तक? मसल्स की अगर आप बात करेंगे तो मसल्स में आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मिलेगा और सर्कुलर मसल्स भी मिलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है, लेकिन आपसे पूछ रहा है नॉट ट्रू, है ना। प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हम सभी जानते हैं कि एनेलिडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कॉइल्ड ट्यूबुलर नेफ्रिडिया होता है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट कहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ सेगमेंटेशन। एनेलिडा की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है एंड बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइडेड होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेगमेंटेशन यहाँ पे मिलता है, और भी आप परफेक्टली बोलना चाहें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन अगर हम डी की बात करें, ऑल मेंबर हैव पैरापोडिया। देखिए अगर हम पैरापोडिया की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा के नेरिस में आपको मिलता है, जबकि अर्थवॉर्म की बात करें, अगर आप हीरोडिनेरिया की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के अंदर पैरापोडिया क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ लिख रखा है ऑल मेंबर, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और आपसे पूछा है नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो क्या है, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 153, क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। पहला स्टेटमेंट दे रखा है लैक्टेशनल एमिनोरिया कैन बी इफेक्टिव फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, आप जानते हैं कि पार्चुरेशन के बाद जब मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमें अब्सेंस देखने को मिलता है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। लेकिन ये लैक्टेशनल एमिनोरिया सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं आपको 6 मंथ तक ही इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। आगे कहता है कि मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई। मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव, मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव में एक ही कंट्रासेप्टिव है जिसका नाम है कॉन्डोम। और कॉन्डोम का आप जानते हैं कि इसका जो यूज़ है वो हम डबल पर्पस से करते हैं। पहला कि ये हमें एसटीआई से प्रिवेंट करता है, और दूसरा पर्पस हमारा है कि कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। तो यही तो कह रहा है कि मेल बैरियर कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये किस तरह से सही है, आइए हम इसे देखते हैं। अगर हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो एक पॉपुलर ओरल कंट्रासेप्टिव जिसका नाम है माला डी, या आप बात कर सकते हैं माला एन। माला डी और माला एन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है सिंथेटिक एस्ट्रोजेन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब सोचो, इसमें हाई लेवल में सिंथेटिक एस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, और हम जानते हैं कि हाई लेवल ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन गिव नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच। तो मुझे बताओ, एफएसएच का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, एलएच का जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। और एफएसएच और एलएच का लेवल अगर कम हुआ तो ओवुलेशन क्या होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन, है ना। आखिरी स्टेटमेंट दे रखा है टीबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी इजिली रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए हम सभी जानते हैं कि ये वैसेक्टोमी और टीबेक्टोमी ये परमानेंट मेथड के अंदर आता है, और ये प्रोसेस जो है ये पुअरली रिवर्सिबल है, या आप कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इजिली रिवर्सिबल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, है ना। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि दे आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। जैसे कि आपने पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू ये दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
तो ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। एक बार ऑप्शन सी और डी को भी हम देखते हैं क्या कहता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सीक्रेट कोलेजन एंड इलास्टिन। देखिए कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उन सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तीनों कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्लड की बात कर रहे हैं तो वहां पे सेल्स मिलेंगे, मैट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स हैं वो सीक्रेट कौन करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं वही सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। अरे कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया क्योंकि इसका काम ही है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो ये भी हमारा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है ना। तो 154 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 155, क्या कहता है, एनल सर्काई आर पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच दैट एराइज फ्रॉम। देखिए जब आप मेल और फीमेल कॉकरोच को देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक कॉकरोच का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। जो कॉकरोच का जो डोर्सल साइड होता है ना, इसे हम कहते हैं टर्गम। क्या बोलेंगे, टर्गम। और जो वेंट्रल साइड होता है इसे हम कहते हैं अस्टर्नम। ठीक, अब जो आप इसे टर्गम कह सकते हैं, टर्गा बोल सकते हैं, या आप इसे टर्गाइट कह सकते हैं। आप इसे अस्टर्नम कह सकते हैं, अस्टर्ना कह सकते हैं, या आप इसे अस्टर्नाइट भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा एब्डोमेन होता है इसके अंदर आपको 10 सेगमेंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये 10 जो टर्गम आपको दिख रहा है, यहाँ से 1 पेयर सेगमेंटेड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा एराइज होता है। 1 पेयर सेगमेंटेड स्ट्रक्चर एराइज होता है यहाँ से, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनल सर्काई। और ये एनल सर्काई आपको मेल में भी मिलेगा और फीमेल के अंदर में भी आपको मिलेगा। क्लियर है। तो क्या कहता है, एनल सर्काई आर पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच दैट एराइज फ्रॉम। तो मुझे बताइए कहाँ से एराइज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं टर्गम से, और टर्गम में कौन सा टर्गम, 10th टर्गम से एराइज हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 156। क्या कहता है 156, देखते हैं। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। क्या कहता है, ह्यूमन ब्रीथ बाय नेगेटिव प्रेशर। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब ये कैसे ट्रू है, आइए थोड़ा हम इधर बात करते हैं। हमारे अंदर डायाफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना। जब इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मुझे बताना हमारा जो थोरैसिक वॉल्यूम है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मुझे बताइए पल्मोनरी वॉल्यूम जो है ये भी इंक्रीज होगा, और इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है ये डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का डिक्रीज होना यही कहलाता है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कमा तो मुझे बताना कि जो एयर है, आप कह सकते हैं एयर विल मूव फ्रॉम आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट टू लंग्स, या आप कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन हुआ। इतनी बात क्लियर है। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग है, ठीक है ना, अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो रहा है। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होता है। यही रीज़न है कि फ्रॉग एक टाइम पे या तो सिर्फ ईट कर सकता है या तो सिर्फ ब्रीद कर सकता है। हम बक्कोफेरेंजियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के अंदर आपको कैसा ब्रीथ देखने को मिलता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि हम एक टाइम पे ईट भी कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग भी कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑक्सीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। आपका एनसीईआरटी इस बात को साफ साफ लिखती है, ऑक्सीजन
डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, है ना। तो स्टेटमेंट हमारा 1 जो है ये करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 157, क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ऑल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। क्या सारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन से सिर्फ ग्लूकोज ही मिलते हैं? नहीं, जैसे हम सुक्रोज की बात करें, ठीक है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी मिलता है। आप लैक्टोज की अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। स्टेटमेंट अगर हम सी की बात करें तो क्या कहता है, इंडोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोडा फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। देखिए, अगर हम ऑर्थोपोडा के इंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन जो है, ठीक है, अगर आप इसके मोनोमर को देखेंगे तो ये है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, है ना। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, काइटिन दे रखा है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, है ना। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइंड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यह सही है। किसी भी प्रोटीन के अंदर जब आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, आपसे करेक्ट पूछा गया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 158, क्या कहते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ANF है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है, और जब वैसोडाइलेटर है तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन ये क्या दे रखा है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आगे हम बात करें, एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर। नहीं सर, एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वसा रिक्टा। सबसे पहले तो आप मीनिंग समझिए कि काउंटर करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन 2 पैरेलल लूप बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो काउंटर करंट आपको लूप ऑफ हेनले में भी देखने को मिलता है और वासा रिक्टा के अंदर भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि नोट ऑब्जर्व इन वासा रिक्टा, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो बचा हमारा डी। इसे हम देखते हैं, रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कमता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर जो जेजी सेल है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है और रिलीज करता है रेनिन, और जैसे ही रेनिन रिलीज होगा वैसे ही हमारा रास मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, और रास स्टार्ट होते ही हमारा जो GFR है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और इस वजह से हमारा जो आंसर होगा 158 का वो डी होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 159, है ना। क्या कहता है, असर्शन रीजन का सवाल है ये, और असर्शन में दे रखा है कि प्रोजेस्टेरॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ पोस्ट ओवुलेटरी फेज। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको 4 फेज देखने को मिलता है। पहला मेंसेस, मेंस्ट्रुअल फेज, या आप कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज। उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा प्री ओवुलेटरी फेज, आप इसे एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं, या आप इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद ओवुलेटरी फेज के बाद आपको देखने को मिलेगा पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, ठीक है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसे मेंटेन करके रखता है, उसे ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारा वो प्रोजेस्टेरॉन है। तो दिस असर्शन इज ट्रू।
लेकिन अगर हम रीजन की बात करें, क्या कहता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये गलत हो गया। ये स्टेटमेंट, हमारा जो रीजन है ये गलत है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को इनिशियली कौन मेंटेन करता है, एलएच करता है, और उसके बाद कौन मेंटेन करेगा, एससीजी। तो जिस वजह से ये गलत हो गया। तो आइए देखते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 160, क्या कहता है, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनकेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, है ना। विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनकेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। देखिए पैनकेटिक जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करना, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करते हैं दो हार्मोन, एक का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सेक्रेटिन। तो आइए हम बात करते हैं। ऑप्शन में देखो एंजियोटेंसिन दे रखा है, गलत है। गैस्ट्रीन एंड इंसुलिन, ये हमारा गलत हो गया। कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 161। असर्शन रीजन का ये सवाल है, क्या कहता है, कोरोनिक किडनी डिजीज कैन कॉज एनीमिया। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोनिक किडनी डिजीज के अंदर आखिर होता क्या है। कोरोनिक किडनी डिजीज में सबसे पहले आप किडनी की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, उसमें प्रेजेंट होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, और वो जो जेजी सेल है सिक्रीट करता है इरेथ्रोपोएटिन, और वो इरेथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब आप सोचो कि हमारा होता क्या है कि कोरोनिक किडनी डिजीज के अंदर जो जेजी सेल है ये इरेथ्रोपोएटिन का जो सिक्रेशन है वो कम कर देता है। अब इरेथ्रोपोएटिन का सिक्रेशन अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो इरेथ्रोपोएसिस है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, जिससे ब्लड में आरबीसी का नंबर कम जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे, राइट। तो अब असर्शन फिर से रिपीट करो, कोरोनिक किडनी डिजीज कैन कॉज एनीमिया, यह स्टेटमेंट सर बिल्कुल सही है। रीजन को देखते हैं, किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन इरेथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन यानी इरेथ्रोपोएसिस इन द बोन मैरो। ये भी स्टेटमेंट सही है और हमने यही तो अभी एक्सप्लेन किया। तो आप कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 161 का वो होगा ए, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 162। क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैज़ अ कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर, है ना। और आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है। द क्लोरीन एटम फॉर्म्ड बाय CFC ओनली एक्ट एज कैटलिस्ट इन रिएक्शन कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हम बात कर रहे हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला है CF2Cl2, है ना। तो जब हम लोग कोई भी ऐसे अप्लायंसेस जब हम यूज़ करते हैं और उससे जब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस रिलीज होता है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, AC की बात करें, तो इससे कौन से गैस इमिट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है CF2, आप कह सकते हैं Cl, और इससे बनता है फ्री क्लोरीन रेडिकल। ये स्ट्रेटोस्फेयर की कहानी मैं बता रहा हूँ। और स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के बाद आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमें गुड ओजोन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे ये जो फ्री क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करेगा, ओजोन को डिप्लेट करेगा और इसे बना देगा ClO+O2 में। अब ये जो ClO है यहीं तक नहीं रुकता है, ये क्या करता है ClO, नेक्स्ट जो ओजोन है उसे फिर से डिप्लेट करेगा, उसे ब्रेक करता है और बना देगा और बनाता है फ्री क्लोरीन रेडिकल और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन।
इतनी बात समझ में आया? तो मुझे बताइए कि लगातार आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन है पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है, ये फिर से क्लोरीन रेडिकल ये किसी दूसरे ओजोन को ब्रेक करेगा। और आप कह सकते हैं कि, और आपका एनसीईआरटी भी कहता है इस बात को कि वन फ्री जो हमारा क्लोरीन रेडिकल है वो लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताइए, अब ऑप्शन पढ़ो क्या कहता है कि क्लोरीन एटम फॉर्म्ड बाय CFC ओनली एक्ट एज कैटालिस्ट। जाहिर सी बात है ये जो फ्री क्लोरीन रेडिकल है ये कैटालिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है इन अ रिएक्शन कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। इतनी बात क्लियर है? तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है और इसकी वजह से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ए। ठीक है, आगे भी बी और सी को देखते हैं क्या कहता है। क्लोरीन एटम फॉर्म्ड बाय CFC आर यूज्ड अप इन रिएक्शन कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन एटम बन रहा है इसका यूज नहीं हो रहा है, जो फ्री क्लोरीन रेडिकल है ये कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये गलत हो गया है ना। इट इज बीइंग प्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी रॉन्ग है हमारा। ठीक है, आगे बात करें, इट इज इफिशियंटली एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा 162 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 163, क्या कहता है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा है और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है उस कैरेक्टर को देखकर कि ये हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है ना। वेयर द थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड। थर्मोस्टैट कहने का मतलब है थर्मो रेगुलेशन, और हम जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है इसका सेंटर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट हैज इंडोक्राइन फंक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ये तमाम कई सारे हार्मोन का जो सिक्रीशन है, ठीक है ना, जो सिक्रीशन के जगह पे आप कह सकते हैं सिंथेसिस है, ये करता कौन है? हाइपोथैलेमस करता है। हंगर और थ्रस्ट का जो सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है। और आगे कहता है डेट हैज ऑस्मो रिसेप्टर एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ ब्रेन का ये कौन सा पार्ट में लोकेटेड है? थैलेमस गलत है, सेरेब्रम गलत है, मिड ब्रेन गलत, आप कह सकते हैं हाइपोथैलेमस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 164, क्या कहता है? क्लोन ऑफ सेल हैविंग म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म इन ऑटोरेडियोग्राफी। क्लोन ऑफ सेल हैविंग म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म इन ऑटोरेडियोग्राफी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है ना। अब ये कैसे है मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी हम रीजन को देखते हैं कि द यूज्ड प्रोब डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेंट जीन, ये भी हमारा सही है। अब ये कैसे है आइए हम इसे थोड़ा देखते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल से हमने अपने डीएनए को बाहर निकाला, और डीएनए को बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाया, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे मिला मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर प्रोब डाला। अब सबसे पहले प्रोब की खास बात आप सुनो कि प्रोब हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, और ख़ास बात यह है कि ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है नॉर्मल जीन का। ठीक, तो अब देखो कि जब आपने इसके ऊपर प्रोब डाला, ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो प्रोब है इस मैसेंजर आरएनए के साथ, ये तो नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, और जब आप इसका ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे तो जो फिल्म है उसके ऊपर आपको मिलेगा वाइट बैंड, वाइट आपको क्या मिलेगा? बैंड आपको अपीयर होगा। क्लियर है? लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रखा है क्लोन ऑफ सेल हैविंग म्यूटेंट जीन। यहां पे जो आपको जो सेल दिख रहा है ये कैसा सेल है? म्यूटेंट सेल है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर भी म्यूटेशन हो गया। तो हमने क्या किया
इस डीएनए को बाहर निकाला और इसका मैंने ट्रांसक्रिप्शन करवाया और मैसेंजर आरएनए बना लिया और अब हमने इसके ऊपर प्रोब डाला। लेकिन क्या इसके ऊपर प्रोब बाइंड करेगा? हम जानते हैं कि जो प्रोब होता है ये नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये प्रोब कभी भी म्यूटेंट जो हमारा जो जीन है उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। और जब बाइंड नहीं करेगा तो बताइए फिर इसके बाद जब आप आउटर रेडियोग्राफी करेंगे तो मुझे बताओ कि जो एक्सरे फिल्म है क्या उसके ऊपर वाइट बैंड जो वाइट बैंड है क्या अपीयर होंगे? क्या सर वाइट बैंड अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो असर्शन है ये सही है। क्लोन ऑफ सेल हैविंग म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म इन ऑटो रेडियोग्राफी, हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन कहता है कि द यूज्ड प्रोब डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेंट जीन। यही तो रीजन मैंने बताया कि जो मेन रीजन है वाइट बैंड अपीयर नहीं होने का वो क्या है कि हमारा जो प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है और असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 165। क्या कहता है? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज, एंजाइम और फॉन्डिन। हम सब जानते हैं कि पैनकेटिक जूस के ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं। पैनकेटिक जूस में आपको मिलता है, अगर आप एंजाइमेटिक पार्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये सारे कंपोनेंट है पैनकेटिक जूस के, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 166। क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी इंक्लूडेड अंडर द टेस्टी बेबी प्रोग्राम। ठीक है, और आपके सामने कुछ प्रोसेस दे रखे हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि टेस्टी बेबी प्रोग्राम में हम किसका किसका यूज़ करते हैं। जितने भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं उन सब को हम टेस्टी बेबी में कंसिडर करेंगे। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है हमारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तीनों आप जो देख रहे हैं ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कह सकते हैं 3, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 167। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सोन इन द गिवन फिगर। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर है हमारा थिन फिलामेंट जिसे आप कहते हैं एक्टिन, और ये एक्टिन फॉर्म करता है आई बैंड ऑफ सार्कोमेयर। और इस एक्टिन को देखेंगे तो इस यहाँ पे आपको 3 पॉलीमेरिक प्रोटीन आपको मिलेगा। ये जो ए आपको दिख रहा है ये है ट्रोपोनिन, जो बी आपको प्रोटीन जो दिख रहा है ये है ट्रोपोमायोसिन, और जो सी आपको दिख रहा है ये है फिलामेंटस एक्टिन, आप कह सकते हैं एफ एक्टिन। इतनी बात क्लियर है। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्या कहते हैं? इट मेकअप आई बैंड ऑफ द सार्कोमेयर। हाँ, एक्टिन जो फिलामेंट है ये आई बैंड फॉर्म करता है, यहां तक तो सही है। आगे बढ़ते हैं। ए इज ट्रोपोनिन, सही है। बी इज ट्रोपोमायोसिन, ये भी सही है। और सी इज एफ एक्टिन। सो द करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा, है ना। फिर भी एक बार हम देखते हैं बी सी डी को। इट मेकअप ए बैंड। ध्यान से सुनो, ए बैंड की अगर हम बात करें तो ए बैंड में आपको मेनली देखने को मिलता है मायोसिन एंड सम पार्ट ऑफ एक्टिन देखने को मिलता है। लेकिन हम ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करके चलेंगे कि इट मेकअप ए बैंड ऑफ द सार्कोमियर, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट मेकअप आई बैंड ऑफ द सार्कोमियर। ए इज यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन दे रखा है जिसकी वजह से ये गलत हो गया। इट मेक ए बैंड गलत हो गया। 167 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 168। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। यानी यहाँ पे जो 4 आपके सामने जो ड्रग दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है, ठीक है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर में इंटरफेयर करता है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में, है ना।
यहीं से कंट्रोल होता है रेज, फियर, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, है ना। कुछ पल के लिए आपको ये देखने को मिलता है और फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, कुछ ड्रग आप लेते हैं, ठीक है, और वो लंबे समय तक आपको स्यूडो सेटिस्फैक्शन देता है, तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा सीखने वाले हैं। देखिए, हम लिम्बिक सिस्टम के अंदर हम इस न्यूरॉन को हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ये है साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब के अंदर आपको दिख रहा है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और लिम्बिक सिस्टम के अंदर जहाँ पे हम ये जंक्शन को पढ़ रहे हैं, साइनेप्स को देख रहे हैं, वहाँ के साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम क्या है, डोपामिन। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स पेरीफेरी पे आने के बाद ये रप्चर करेगा और जो डोपामिन है ये चला आएगा कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के आने के बाद डोपामिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और आपको प्लेजर महसूस होता है। क्लियर है। लेकिन ये जो प्लेजर, एक्साइटमेंट जो आपको फील होता है, ये कुछ पल के लिए आपको देखने को मिलता है और चंद पल में ही आपका प्लेजर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन आप इस प्लेजर को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ एक ड्रग आप लेते हैं जिसका नाम है कोकीन। क्या नाम है, कोकीन, ठीक है। हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन हम इस पे बात करते हैं फिर से कि चंद पल के लिए ही क्यों हमें फील होता है ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो डोपामिन जो रिलीज़ हुआ है ना, ये जो डोपामिन जो आपको रिलीज़ हुआ है, ठीक है ना, ये डोपामिन अपटेक रिसेप्टर के द्वारा इसको अपटेक कर लिया जाता है। लेकिन जब हम कोकीन को इनटेक करते हैं, जब कोकीन को हम इनटेक करते हैं, कोकीन को जब हम इनटेक करते हैं, तो ये कोकीन क्या करता है, डोपामिन अपटेक रिसेप्टर को ये जाकर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोपामिन अपटेक रिसेप्टर है, इसको जाकर के ये ब्लॉक कर देगा। तो मुझे बताओ कि जब कोकीन जाकर के इसको ब्लॉक कर दिया डोपामिन अपटेक रिसेप्टर को, तो क्या अब डोपामिन का अपटेक हो पाएगा क्या, नहीं। और डोपामिन का अपटेक नहीं हो पाएगा तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा, इसका कंसंट्रेशन डोपामिन का हाई रहेगा, और जब तक ये डोपामिन रहेगा तब तक ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद, ठीक है ना, आपके अंदर प्लेजर जो है वो फील होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कोकीन का डोज कम करोगे, कोकीन लेना बंद करोगे, ये जो रिसेप्टर है यहाँ से अनब्लॉक होगा, डोपामिन अपटेक होगा और फिर से आप नॉर्मल कंडीशन पे चले आओगे। तो यही आपसे एक सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। तो बोलो कौन सा ऐसा ड्रग है जो अफेक्ट करता है, तो आप कहेंगे कोकीन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 169। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच पेयर। ठीक है, नॉट ए करेक्टली मैच। ईयर ऑसिकल्स टोटली 6 इन नंबर। अगर हम सिंगल ईयर, अगर हम राइट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर ऑसिकल्स मिलता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक, लेफ्ट ईयर में भी आपको 3 ईयर ऑसिकल्स मिलेंगे, यानी टोटल ईयर ऑसिकल्स कितने हो गए, 6। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है स्कैपुला, है ना। स्कैपुला का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो हमारे डोर्सल साइड में यह 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट अगर हम सी की बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे। देखिए, सबसे पहली बात कि ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये कार्पल्स में मिलेगा आपको, और यहाँ पे एटलस और एक्सिस में आपको मिलता है पॉइवर्ट जॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और आपसे रॉन्ग ही पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। तो आप कहेंगे हमारा 169 का आंसर क्या होगा, सी। ऑप्शन डी क्या कहता है, पीविक सिम्फाइसिस। हम जानते हैं कि फाइब्रस कार्टिलेज हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो 169 का करेक्ट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 170। क्या कहता है, आउट क्रॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम बिकॉज। सबसे पहले आप
आउट क्रॉस को थोड़ा समझिए क्या होता है। एनिमल ब्रीडिंग में आपने दो तरह की ब्रीडिंग पढ़ा होगा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में आप क्रॉस करवाते हैं सेम ब्रीड के बीच में अप टू 4 to 6 जनरेशन, क्लियर है। लेकिन आउट ब्रीडिंग की अगर आप बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप्स आपको देखने को मिलता है। एक है क्रॉस ब्रीडिंग, एक है आउट क्रॉस, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में तो आप 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में करवाते हैं। अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो वहाँ पे तो आप 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में ही आप करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आउट क्रॉस, है ना। आउट क्रॉस के केस में आप सेम ब्रीड के बीच में आप क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन 4 to 6 जनरेशन तक उन दोनों मेंबर के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। हम ये तब करवाते हैं आउट क्रॉस जब हमारे पास जो काऊ है वो पुअर क्वालिटी की है, मिल्क इल्ड के केस में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम आउट क्रॉस करवाते हैं। तो क्या कहता है स्टेटमेंट 1, इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ द एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ग्रोथ रेट। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, अ सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। देखिए, जब हम कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम जाती है और क्वालिटी भी कम जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसकी कंडीशन को आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर आपको ओवरकम करना है, उसे दूर करना है, तो आपको एक सिंगल आउट क्रॉस करना होगा, क्लियर है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। अब देखिए कहाँ है भाई, सिंगल आउट क्रॉस ऑफन है हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 171, क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग मेल एसेसरी डक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है रेटी टेस्टिस के अंदर वाया ट्यूबुलाई रेक्टी, और रेटी टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाता है वाया वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो हम अगर सीक्वेंस की बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यही हमारा सीक्वेंस होगा। अब ऑप्शन को यहाँ पे देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्यूबुलाई रेक्टाई नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेटी टेस्टिस से, यानी पहले हमारा 4 होगा, तो इन तीनों ऑप्शन के अंदर है, तो ये तो गलत हो गया। रेटी टेस्टिस ओपन होता है वासा इफ्रेंसिया में, 4 के बाद हमारा 3, तो 4 के बाद हमारा 3 है यहाँ पे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो 171 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 172, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, है ना। देखिए, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की अगर हम बात करें, ये कॉज करता है अमोबिक डिसेंट्री, और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स की अगर हम बात करें तो ये आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ना। और साल्मोनेला टाइफी ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नोट एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की अगर हम बात करें तो ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 173, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय। देखिए, हार्डी-विनबर्ग अगर प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। 2pq की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। अगर हम q स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, है ना। तो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, q स्क्वायर।
है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 174, क्या कहता है, ग्लोमस इज, ग्लोमस क्या है ना। और आपके सामने कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए इस ऑप्शन को हम देखते हैं। द जेनस ऑफ फंगस द मेंबर ऑफ विच हेल्प सिम्बायोंट प्लांट गेट फॉस्फोरस। हम सभी को पता है कि ग्लोमस जो है फंगस का एक जेनस है जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब शो करता है तो इससे दोनों को फायदा है, ग्लोमस को भी बेनिफिट है, प्लांट को भी बेनिफिट है। ग्लोमस को बेनिफिट ये है कि उसको हैबिटेट मिल रहा है, रहने के लिए उसे घर मिल रहा है। लेकिन प्लांट को क्या बेनिफिट है, देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, इस प्लांट को चाहिए फॉस्फोरस, ठीक। लेकिन सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। सॉइल के अंदर जो फॉस्फोरस आप देख रहे हैं ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। इस फॉस्फोरस को प्लांट कभी भी अपटेक नहीं कर सकता। तो बताइए कि अगर इस कंबाइंड फॉर्म को अगर प्लांट अपटेक नहीं करेगा तब तो फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी प्लांट को, ठीक। तो पता है ये प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ग्लोमस के साथ। आप देख रहे हैं कि ये ग्लोमस जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आप कह सकते हैं जेनस ऑफ फंगस, और ये शो कर रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, प्लांट के साथ। अब ये ऐसा क्या करता है, तो ये जो ग्लोमस है ये सिक्रीट करता है H+, और ये H+ सॉइल में जाने के बाद ये जो फॉस्फोरस कंबाइंड फॉर्म में था इसके ऊपर एक्ट करता है और इस फॉस्फोरस को ये क्या करेगा, फ्री कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है। अब इस फॉस्फोरस को हमारा प्लांट इजीली क्या कर पाएगा, अपटेक कर पाएगा। इतनी बात समझ में आया। तो ऑप्शन को देखो क्या कहता है, ग्लोमस इज अ जेनस ऑफ फंगस, ये बात सही है यहाँ तक। द मेंबर ऑफ विच हेल्प सिम्बायोंट गेट फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। लेकिन आगे भी तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। लेकिन ऑप्शन बी को भी देखते हैं, अ जेनस ऑफ फंगस, यहां तक तो सही है। द मेंबर ऑफ विच हेल्प सिम्बायोंट प्लांट गेट नाइट्रोजन, नहीं ये गलत है, ठीक है। आगे कहता है जेनस ऑफ प्लांट, नहीं ये गलत है, प्लांट का जेनस नहीं है भाई, फंगस का जेनस है। जेनस ऑफ फंगस द मेंबर ऑफ विच हेल्प प्रोसेसिंग ऑफ सर्टेन वैरायटी ऑफ चीज, ये भी गलत है। तो हमारा जो 174 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 175, क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयर सैक आर कनेक्टेड टू द लंग्स, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बर्ड का लंग्स होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है एयर सैक। एयर सैक का काम कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है और सप्लीमेंट करता है रेस्पायरेशन को। क्लियर है। ये एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इतना ध्यान रखना जो गैसेस का प्यूरिफिकेशन है, जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है, ये काम तो भाई लंग्स का ही है। एयर सैक प्यूरिफिकेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एयर सैक एवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। इतनी बात समझ में आया। अब देखो ढूंढो कौन है हमारा बर्ड, टेस्ट्यूडो इसके अंदर तो होगा नहीं, चिलोन और निथोरिंकस नहीं, आप कह सकते हैं नियोप्रॉन वल्चर, ये बर्ड है और बर्ड के लंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है एयर सैक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहता है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए और आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कम अंडर। बताइए क्या कहते हैं इसे, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 177, क्या कहता है, इफ द प्लाज्मिड इज टू बी यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मस्ट बी प्रेजेंट इन इट। देखिए अगर हम क्लोनिंग वेक्टर के अगर हम फीचर की बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर के पास 4 फीचर होने चाहिए। पहला जो फीचर है वो है ORI साइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक, जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। दूसरा ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तीसरा हम बात करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, और चौथा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट। ये 4 फीचर एक आइडियल वेक्टर के अंदर होने चाहिए।
लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फीचर है वो क्या होना चाहिए, तो वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि भाई जब हम अपने डिजायर जीन को किसी वेक्टर के साथ लाइगेट कर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करे, मल्टीपल कॉपी वो तैयार करे। अब सोचो कि अगर उसके अंदर ORI साइट नहीं होगा तो क्या वो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद क्या वो मल्टीपल कॉपी बना सकता है? क्या नहीं। तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है ORI साइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 178। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। देखिए, अगर हम बात करें बारब्यूट्रेट की, सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बारब्यूट्रेट की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है स्लीपिंग पिल्स में। अगर हम एम्फेटामाइन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है एंटी स्लीप पिल्स में। बेंजोडाइजोपिन की अगर हम बात करें तो ये हम पेशेंट को देते हैं एंटी डिप्रेसेंट के फॉर्म में हम इसे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इन तीनों का तो यूज करते हैं आप, लेकिन डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसका मतलब है कि हीरोइन, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 179। क्या कहता है, केमिकली हार्मोन आर। चलिए आइए कुछ बात करते हैं हार्मोन के केमिकल फीचर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि केमिकली हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, स्टेरॉयडल होते हैं, बायोजेनिक अमीन होते हैं। प्रोटीनियस आप सब जानते हैं कि सारे के सारे हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीनियस भी नहीं है, सारे के सारे स्टेरॉयडल भी नहीं है, सारे के सारे बायोजेनिक अमीन भी नहीं है। कुछ हार्मोन जो हैं प्रोटीनियस है, मेजोरिटी ऑफ हार्मोन प्रोटीनियस है। जैसे आप इंसुलिन की बात करें, ग्लूकागोन की बात करें, TCT की बात करें, ACTH की बात करें, ये सब हार्मोन क्या है, आप कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, वैसोप्रेसिन की बात की, ये सारे के सारे प्रोटीनियस हार्मोन हैं। अगर आप स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन हैं। लेकिन अगर हम कैटाकोलामाइन की बात करें, ठीक है, तो ये जो आते हैं कैटाकोलामाइन आप कह सकते हैं बायोजेनिक अमीन है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है प्रोटीन ओनली, नहीं। स्टेरॉयड ओनली, गलत है। बायोजेनिक अमीन ओनली, नहीं। जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीनियस भी होते हैं, स्टेरॉयडल भी होते हैं, बायोजेनिक अमीन भी होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में, विच हार्मोन इन्फ्लुएंस वाटर एब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात कर रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? एक ही हमारा आंसर है, आप कह सकते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ये आपके DCT के ऊपर एक्ट करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर वर्क करता है और वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वैसोप्रेसिन, यानी 180 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, है ना। ऑप्शन A, B और C की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इसका वाटर रीअब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 180 क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, ये बात हमारा सही है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हम जानते हैं कि पार्चुरेशन के टाइम पे रिलैक्सिन जो है ओवरी के द्वारा सिक्रीट होता है और ये पीविक सिम्फाइसिस के ऊपर एक्ट करता है और पीविक सिम्फाइसिस को लूज करने का काम करेगा ताकि फीटस जो है वो ईजिली बर्थ कनाल से होते हुए बाहर आ जाए, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म जस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। देखिए, सबसे पहले तो आपको इम्प्लांटेशन के बारे में समझना होगा कि 32 सेल स्टेज, जिसे आप ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं, इसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक। लेकिन जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद, और वहाँ पे 3 जर्म लेयर इक्टो, मीजो और इंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है।
तो मुझे बताइए इक्टो, मीजो और इंडोडर्म का जो फॉर्मेशन है इम्प्लांटेशन के पहले हो रहा है या इम्प्लांटेशन के बाद? आप कहेंगे इम्प्लांटेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बिफोर इम्प्लांटेशन, जिस वजह से ये गलत हो गया। आगे कहता है इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। हाँ, इम्प्लांटेशन होगा तभी तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर कॉल्ड मोरुला, यस, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 1, 2 एंड 3, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 182, क्या कहता है विच इवेंट अकर फर्स्ट इन द एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। आइए हम थोड़ा बात करते हैं बीटी प्लांट के रिगार्डिंग। हमने बीटी क्रॉप जो है, बीटी कॉटन मान लीजिए कि हमने तैयार किया और अपने एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर हमने उसे उगा लिया है। अब उसके ऊपर आता है एक इंसेक्ट, है ना, और वो इंसेक्ट जब उसके लीफ को फीड करता है, तो मुझे बताइए हमारे पास बीटी क्रॉप था, वो हमने बीटी प्लांट को लगाया था, तो उसके हर प्लांट सेल के अंदर क्या है, बीटी जीन है, लेकिन वो जीन प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब उसे इंसेक्ट फीड करेगा तो उसके एलिमेंट्री कनाल में जाएगा, एलिमेंट्री कनाल के मिडगट में जाएगा, मिडगट में जाने के बाद वहाँ पे उसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा, और उस अल्कलाइन पीएच में जो हमारा इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है वो एक्टिव होगा, और अब ये एक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन उस इंसेक्ट के मिडगट के एपिथेलियम के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उसके एपिथेलियम में पोर क्रिएट करेगा। पोर जब क्रिएट होगा तो बताइए इंडोऑस्मोसिस होगा, उससे वाटर अंदर जाएंगे, सेल स्वेल करेगा और फाइनली सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, यानी सेल लाइसिस होगा। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि विच इवेंट अकर फर्स्ट, आपसे सबसे पहला एक्शन पूछ रहा है, तो मुझे बताइए पहला एक्शन मैंने क्या बोला, बाइंडिंग टू द मिडगट एपिथेलियल सेल। इतनी बात क्लियर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, और नीचे कह रखा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 100 डेज, नहीं, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज, तो ये स्टेटमेंट तो भाई इनकरेक्ट है। बी की अगर हम बात करें, लिम्फ हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही है। आगे अगर हम सी की बात करें, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, ये स्टेटमेंट सही है। किसी भी ईसीजी के अंदर आप एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करो कि जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आप उसे काउंट कर लीजिए, जितना आता है वही आपका क्या होगा, हार्ट रेट होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हार्ट इज इंटायरली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। हमारा जो हार्ट होता है ना, ठीक है, यहाँ पे ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू आपको मिलता है। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू भी मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा, मस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा, नर्वस टिश्यू भी मिलेगा। इतनी बात समझ में आया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहता है हार्ट इज इंटायरली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और अब आपसे पूछ रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो बताइए कितने ऐसे स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3, सो द करेक्ट आंसर इज ए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 184, क्या कहते हैं, आई ऑफ डेविल फिश, यानी हम बात कर रहे हैं आई ऑफ ऑक्टोपस, है ना। ऑक्टोपस को ही तो हम क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। एंड मैमल एंड आई ऑफ, क्या बात कर रहे हैं, मैमल्स, ठीक। तो मुझे बताया आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, ये दोनों क्या है जी, आप कहते हैं एनालोगस ऑर्गन है ना। दिस एग्जाम्पल डज नॉट होल्ड सिमिलरिटी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो आपको दे रखा है किसके साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है, यही आपको बताना है। पहले ऑप्शन को देखिए क्या कहता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, हम जानते हैं कि स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है,
और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये दोनों भी क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। लेकिन हम बात करें ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब की ऑरिजिन जो है इक्टोडर्म से हुआ है, तो ऑरिजिन सब का सेम है और आप कह सकते हैं फंक्शन भी सेम है, तो आप कह सकते हैं कि ये होमोलोगस ऑर्गन है ना। होमोलोगस ऑर्गन का डेफिनेशन आपको पता है, ऑरिजिन या फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम, मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट सम टाइम फंक्शन सेम भी होता है। जैसे आप पोटैटो और जिंजर की बात करें, है ना, कैरेट एंड रेडिश की बात करें, तो ये होमोलोगस ऑर्गन है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी आप बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन है। और आपसे पूछ रहा था कि कौन जो है वो सिमिलरिटी शो नहीं करता, तो मुझे बताओ, हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ये एनालोगस ऑर्गन है, यहाँ पे ये तीनों एनालोगस ऑर्गन है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 185, क्या कहता है, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, है ना, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स एडेड आफ्टर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद आप हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब को ऐड करोगे तो वाटर तो पॉल्यूट होगा ना, ट्रीट थोड़ी होगा, तो गलत हो गया, है ना। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सीवेज, हम जानते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक यहाँ पे बैक्टीरिया मिलते हैं, फंजाई मिलते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि सीवेज में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे एरेशन देते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ पे हम बढ़ाते हैं, वैसे ही वो हमारे पास जो आप कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, जो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, और फाइनली हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है और बीओडी कम जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, है ना। सो 185 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। सी को देखते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ह्यूमन एक्सक्रेटा, नहीं। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स एडेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, नहीं। क्लियर है। हाँ, हम कुछ अमाउंट में हम इनोकुलम को ऐड करते हैं, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ये बी। क्लियर है। और जब हम इनोकुलम को ऐड करते हैं तो इनोकुलम में होता क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही तो होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 186, क्या कहता है, हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं। In each segment of cockroach, exoskeleton has hardened plate called sclerite that are joined to each other by। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, और ये काइटिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, और इस काइटिन प्लेट को हम कहते हैं स्क्लेराइट। और एक स्क्लेराइट दूसरे स्क्लेराइट से ज्वाइंट होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और उसी को हम कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, है ना। सीमेंटिंग ग्लू गलत है, मस्कुलर टिश्यू गलत है, कार्टिलेज गलत है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 187, क्या कहता है, मार्क द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। अगर हम होमोपॉलीसैकेराइड को अगर हम याद करें, ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हम ग्लाइकोजेन, स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज, इनुलिन, डेक्स्ट्रीन, ये सब के सब क्या हैं, होमोपॉलीसैकेराइड हैं। सेम मोनोमेरिक यूनिट के जुड़ने से ये बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्च, काइटिन, जबकि ये देखिए ग्लूकोज मोनोमर है तो गलत हो गया। सेलुलोज, मॉर्फिन, अरे भाई साहब, ठीक है, ये गलत। यहाँ पे हमारा गैलेक्टोज जो है गलत हो गया, ठीक है। ग्लाइकोजेन, स्टार्च, काइटिन और सेलुलोज, ये सब के सब होमोपॉलीसैकेराइड हैं, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 188, क्या कहता है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ट्रैकिया है ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे आता है, और 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे आने के बाद ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
और वो क्वेश्चन है 189। क्या कहता है? मार्क द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ हार्मोन बिलोंगिंग टू पेप्टाइड ग्रुप। यहाँ पे कुछ हार्मोन की लिस्ट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सेट है जो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड ग्रुप से बिलोंग करता है ना। पहला दे रखा है इंसुलिन। हम सभी को पता है कि इंसुलिन जो है, ठीक है, ये क्या है जी? इंसुलिन की अगर हम बात करें लॉन्ग पेप्टाइड है, तो ये तो पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम कार्टिसोल की बात करें तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन है। थायरॉक्सिन और कैटाकोलामाइन की बात करें तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। तो हमारा ऑप्शन ये तो गलत हो गया। थायरोकैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन हमारा जो मेलाटोनिन है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। और जो एल्डोस्टेरॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा स्टेरॉइडल हार्मोन है ना, स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है इनुलिन। सतर्क रहें, सावधान रहें, यहाँ पे गलती होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर पढ़कर आ रहे हैं इंसुलिन, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इनुलिन। और ये जो इनुलिन है ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ना कि ये कोई हार्मोन है ना, जिस वजह से ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। बाकी अगर हम देखें जीआईपी की, सिक्रेटिन की बात करें, वैसोप्रेसिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सारे के सारे हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। ये सारे हार्मोन जो हैं ये पेप्टाइड हार्मोन है। और आपसे यही पूछा था कि मार्क द एप्रोप्रिएट सेट ऑफ हार्मोन, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 190। क्या कहता है? डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। आप सभी जानते हैं कि हमारा इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ओजोन। ओजोन के डिप्लेशन की वजह से, ठीक है ना, कि जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो उनका अर्थ पे जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये यूवी रे हमारे स्किन कैंसर, स्किन से रिलेटेड अदर डिजीज़, स्नो ब्लाइंडनेस, तमाम कई सारी ये डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो 190 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 191। क्या कहता है? क्राई 1AC endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are elective against। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि जो बीटी जीन जो होता है, जो क्राई जीन होता है, वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है ना। और क्राई 1AC, क्राई 2AB, इन दोनों जीन का जो यूज़ है हम कॉटन वुलवर्म को किल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, है ना। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 192। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, है ना। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा आता है, ये डायरेक्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन मेथड, आप इसी को बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, या आप इसी को पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी कहते हैं, ये भी डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें, ये भी डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। रहा हमारा ऑप्शन डी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें कह रहा है डिसआर्म्ड पैथोजेन। जैसे आप बात करेंगे, मान लीजिए कि किसी एनिमल सेल के अंदर आपको जीन ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस का। अब सवाल आपको ये आता होगा कि सर ये रेट्रोवायरस जब हम किसी एनिमल के अंदर डालेंगे तो जाहिर सी बात है उस एनिमल के अंदर ये डिजीज़ कॉज करेगा? नहीं कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि उस वायरस की जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको मैंने रिमूव कर दिया था। तो जब आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजेनिक प्रॉपर्टी आप रिमूव कर देते हैं और फिर एज ए वेक्टर जब आप उसे यूज़ करेंगे तो उसी वेक्टर को हम कहते हैं डिसआर्म्ड वेक्टर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। सो 192 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 193। क्या कहता है? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं उसका नाम है थ्रोम्बिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, है ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 194, क्या कहता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है पीसीटी। भाई पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। डीसीटी की बात कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी में, डीसीटी के अंदर भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता। वासा रिक्टा, यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। बचा हमारा मल्पीजियन बॉडी, और हम जानते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये मल्पीजियन बॉडी में होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 195, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। आपने ईयर के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि ईयर के 3 पार्ट हैं, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। जब आप इंटरनल ईयर की बात करते हैं तो उसमें भी 2 पार्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। एक पार्ट आप कहते हैं कॉक्लिया, जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और नेक्स्ट जो पार्ट बचता है उसका नाम है वेस्टिबुलर एपरेटस, जो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप इस वेस्टिबुलर एपरेटस की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट आपको मिलता है सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल, इन दोनों को अंदर आपको प्रोजेक्टिंग रिजेस आपको मिलेगा, जिसे आप मैकुला कहते हैं, और ये मैकुला स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यूट्रिकल से, तो वहाँ से ऑरिजिनेट होता है 3 सेमी सर्कुलर कनाल, और जहाँ से वो सेमी सर्कुलर कनाल ऑरिजिनेट होता है वहाँ पे आपको स्वेलन इंड मिलेगा, और उस स्वेलन इंड पे आप जो स्वेलन इंड मिलता है उसे हम कहते हैं एम्पुला, और उस एम्पुला के अंदर आपको प्रोजेक्टिंग रेजेस मिलता है जिसे आप कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरीज, है ना, और जो काइनेटिक बैलेंस या डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टा एम्पुलरीज एंड मैकुला ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है? तो 195 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 196, क्या कहता है? अ स्फिंक्टर ऑफ ऑडी गार्डेड द। सबसे पहले आप चीज़ों को याद कीजिए, हमारा जो लीवर है उसमें 2 लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब से निकला राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकला लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट ज्वाइन करके बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब राइट लोब के जस्ट नीचे आपको मिलता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से निकलता है सिस्टिक डक्ट। क्लियर है? सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलकर एक न्यू डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। अब आप ड्यूडेनम को याद करें, ड्यूडेनम के दोनों जो लिम्ब है उसके बीच में प्रेजेंट होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास से अराइज हुआ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और ऊपर से आ रहा था कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलकर बनाया कॉमन, आप कह सकते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है ड्यूडेनम के अंदर, लेकिन इसके ओपनिंग पे आपको एक क्या मिलेगा? स्फिंक्टर मिलता है, और उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है ना। तो मुझे बताना हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर आपको मिलेगा? तो आप कह सकते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 197, क्या कहता है? द एटीपीज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन हेड इज डिपेंड ऑन, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, वो है कैल्शियम आयन, क्योंकि मायोसिन हेड की जो एटीपीज एक्टिविटी है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कैल्शियम आयन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्या कहता है? एट प्यूबर्टी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, about 30 to 40,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। देखिए दोनों ओवरी के अंदर प्यूबर्टी एज पे, ठीक है ना, अगर हम एक सिंगल ओवरी की अगर हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, एक ओवरी के अंदर एट प्यूबर्टी पे आपको कितना फॉलिकल आपको मिलेगा? 60,000 to 80,000। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे दे रखा है 30 to 40, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, सो द करेक्ट आंसर इज बी।
सी की अगर हम बात करें तो कह रहा है 30 to 40, गलत है। अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन बोथ ओवरी, तो यहाँ पे बोथ ओवरी की वजह से ये गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 199। बी आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी ऑफ आवर क्रॉप स्पीसीज सच एज। आप इस क्वेश्चन को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये एपी कल्चर से रिलेटेड सवाल है, और आप जानते भी हैं कि जो हमारा हनी बी है वो मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, जैसे आप बात करें ब्रासिका हो गया, सनफ्लावर हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया, इन सब के पॉलिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ग्रेप, मेज, पोटैटो, मैंगो, गलत है। शुगर केन, पैडी, बनाना, ग्रेप्स, ये भी गलत है। ब्रासिका, सनफ्लावर, एप्पल, पियर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन डी कहता है पाइन एप्पल, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, ये भी गलत है। तो हमारा 199 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है ना। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 200। क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम निडेरिया, ठीक है, एक्सेप्ट, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से हैं ऐसे ऑप्शन जो फाइलम निडेरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। पहला हम देखते हैं जिसका नाम है सी लिली, एंटीडॉन, है ना। आपको पता है कि ये एंटीडॉन सी लिली इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ठीक है, तो ये तो इकाइनोडर्मेटा है, ठीक। हम बात कर रहे हैं सी पेन, गार्गोनिया सी पेन, ये निडेरिया है भाई, निडेरिया है। आप कह सकते हैं एडम्सिया सी एनिमोन, ये भी निडेरिया है। गॉर्गोनिया सी फैन, ये भी निडेरिया है। और आपसे पूछा क्या था? ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम निडेरिया एक्सेप्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। और इसी तरह से 87 का जो एक्सप्लेनेशन है समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, और आपके नीट के लिए ऑल द बेस्ट।